Hello, my dear friends and my dear listeners. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एमएसएन का टॉपिक है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इसको हम सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझा दूंगा यदि आप ध्यान से सुने। यदि आप ध्यान से सुने तो ये टॉपिक आपको समझ में आएगी और पक्का आएगी। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझा दूंगा और आप ये गारंटी के साथ बैठो और ये आप गारंटी के साथ सुनो कि आप ध्यान से सुनोगे और ध्यान से सुनोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक। स्ट्रोक इज ए सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। इसको सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरेब्रो देखो आप रिलेटेड है ब्रेन से। ठीक, सेरेब्रम यानी ब्रेन, वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल, एक्सीडेंट आप नॉर्मली सभी लोग जानते हैं एक्सीडेंट क्या है, यानी ट्रॉमा या कहीं चोट लग जानी। ठीक, तो ब्लड वेसल में, किसकी ब्लड वेसल? जो ब्रेन की ब्लड वेसल है उसमें ट्रॉमा आना, उनमें एक्सीडेंट होना, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। इसमें क्या होता है अच्छे से समझते हैं। चलिए, इन दिस फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी ऑफ सीएनएस दैट अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज डिसरप्टेड। यदि हमारे ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हो जाए, यानी नहीं जा पाए, कहाँ पे? ब्रेन में, यानी ब्लड सप्लाई ब्रेन में सही से नहीं हो तो उसकी वजह से क्या होगी? फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी होगी, यानी ब्रेन फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, ब्रेन हमारा सही से काम नहीं कर पाएगा। यही होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होती है कि ब्लड सप्लाई सही से नहीं जा पाती है ब्रेन तक, और ब्रेन में ब्लड सप्लाई डिसरप्ट होगी तो ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी आएगी। यही हमारा स्ट्रोक है। इसलिए बोला गया सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, यानी हमारी ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई भी एक्सीडेंट होना, यानी कि कोई भी ब्लॉकेज आना, ठीक, कोई भी ट्रॉमा होना, उसके वजह से क्या होगी? ब्रेन हमारी डेड होगी, वही है स्ट्रोक। चलिए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। लाइक अदर ऑर्गन्स, ब्रेन ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड बाय द ब्लड टू दी फंक्शन प्रॉपरली, टू फंक्शन प्रॉपरली। तो जैसे हमारे बाकी के ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वो कैसे काम करते हैं? उनके पास ब्लड के हेल्प से ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स जाता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो एनर्जी बना पाते हैं और अपना काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। उसी तरह हमारा ब्रेन को भी ब्लड चाहिए काम करने के लिए, और ब्लड ब्लड नहीं जा पाएगा यदि, तो क्या होगा? स्ट्रोक होगा। इफ द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन इज स्टॉप, यदि ब्रेन के पास ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाए, ब्रेन सेल बिगिन टू डाई, क्या होगा? ब्रेन सेल डाई होने लगे। क्यों डाई होंगे? क्योंकि ब्लड जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन जाएगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, वो क्या करेंगे? एनर्जी बनाएंगे। वो एनर्जी क्या करेंगे? हमारे सेल्स यूज करेंगे, और वो सेल्स यूज करके फंक्शन करेंगे। और यदि फंक्शन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ब्लड सप्लाई इसमें क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो ये हमारे ब्रेन सेल्स काम नहीं करेंगे, फंक्शन नहीं करेंगे तो डैमेज होगा, यदि हमारे ब्रेन डेड हो जाएगा, लास्ट में हम भी डेड हो जाएंगे। ठीक है, देखें आप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हमारे देखिए ब्लड सप्लाई है ब्रेन को। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लड सप्लाई जो जा रही है ब्रेन में, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो आप, ओक्लूजन हो रहा है, यानी कि वहां पे क्या हो रही है? एक ब्लड की क्लॉट है जो है वहां पे फंस गई, और इसके वजह से क्या होगी? ब्लड आगे को मूव नहीं करेगा, और आगे नहीं मूव करेगा तो जिस पार्ट में ब्लड नहीं जाएगा वहां के सेल्स डेड होंगे, वहां का ब्रेन डेड होगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे क्या है? हमारा कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी में क्या हो रही है कि क्लॉट जो है ब्रेक ऑफ हो रही है और ट्रेवल कर रही है, यानी कि कैरोटिड आर्टरी में क्या बनी? क्लॉट बनी, और ये क्लॉट टूट करके वहां से और ट्रेवल होकर के आगे की ओर जा रही है। आगे की ओर जा रही है तो ब्रेन में कहीं भी जाके फंसेगी, और फंसेगी तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई को रोकेगी। ब्लड सप्लाई रुकेगा तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारा ब्रेन डेड होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको और अच्छे से। स्ट्रोक के टाइप्स देखिए। स्ट्रोक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो है हिमोरेजिक स्ट्रोक, दूसरा है इस्केमिक स्ट्रोक। हिमोरेजिक स्ट्रोक बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि 13% ही है, और इस्केमिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 87%। ठीक है, तो हिमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल जो है हमारी, मैंने क्या बताया कि स्ट्रोक जो है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है। इसमें क्या होगी कि ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी। ब्लड वेसल यदि ब्रेन की ब्लड वेसल में रप्चर होगी तो क्या होगा? ब्लड वेसल वहाँ के रप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर आएगा, और ब्लड बाहर आने की वजह से क्या? हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो स्ट्रोक, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, ब्रेन डेड होगा तो स्ट्रोक। ठीक है, इस्कीमिक में क्या हो रहा है कि वेस्कुलर ओक्लूजन, यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से ब्रेन को ब्लड नहीं मिला। यहाँ पे वेस्कुलर रप्चर हो रहा है, यानी ब्लड वेसल ब्लड वेस्कुलर ओक्लूजन हो रहा है, तो ब्लड वेसल में ओक्लूजन आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ये मैंने लिखा सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस क्या है? जो हमारे ब्रेन के आर्टरीज हैं वो ऐसे एक लूप की तरह बनाते हैं, सर्कल की तरह
रहती हैं, उनको किसने ढूंढा था? विलीज ने। तो उस पे नाम पड़ गया सर्कल ऑफ विलीज। और हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन की वजह से भी होगा इस्कीमिक। हाइपोपरफ्यूजन क्या है कि ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाना, ठीक है। कहाँ पे? ब्रेन में। तो उसमें क्या होगी? ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाएगी, सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ब्रेन को, तो ब्रेन डेड, ठीक है। और यही हमारा स्ट्रोक है, ऑल्सो नोन एज ब्रेन अटैक। और इसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं। किसको? इस्कीमिक वाले को। आपने पढ़ा होगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है हार्ट अटैक में? हमारा जो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है वो रेगुलरली पंप करता है। कैसे पंप कर पाता है? कैसे फंक्शन कर रहा है ये? क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। कौन देता है? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन मिल रहे थे। और कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट को। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, तो होता था क्या? हार्ट अटैक। वैसे ही हमारे ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो रहा है? ब्रेन अटैक। ये आप देखें, ये है सर्कल ऑफ विलीज। पूरा सर्कल बना रखा है ना इसने आर्टरी का, तो इसी में ब्लॉकेज आ जाएगी। कॉजेज क्या है? स्ट्रोक होने के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इटियोलॉजी है? तो थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लॉट इन दी ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और नेक। तो ब्रेन में या नेक में ब्लड वेसल में क्या होगा? क्लॉट बनेगा, ब्लड का क्लॉट बनेगा, उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो क्लॉट बनेगा तो क्या करेगा? मान लो आप एक नैरो ट्यूब है, ब्लड वेसल क्या है हमारा? एक नैरो ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है वो ब्लड को। तो यदि उसी ट्यूब में कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई चीज अंदर रह जाए, क्लॉट बन जाए, तो क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ब्लड को फ्लो सही से नहीं होने देगा। सही से नहीं होने देगा तो हमारे ब्रेन को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो डैमेज होगा और उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो पहला कारण क्या है? थ्रोम्बोसिस। अगला सेरेब्रल एम्बोलिज्म। सेरेब्रल एम्बोलिज्म क्या होता है कि ब्रेन में एम्बोलिज्म हो जाना। एम्बोलिज्म क्या है? जो हमारा ये ब्लड क्लॉट है ना, ये क्या करता है कि ब्लड वेसल में एक जगह पड़ा रहता है और वो पड़ा है तो ब्लड के फ्लो को रोकेगा। यदि मान लो जो क्लॉट है वो वहां से ब्रेक होकर के टूट करके आगे की ओर फ्लो कर जाए, वो फ्लो करेगा तो जहां जहां जाके फंसेगा वो क्लॉट, वहां वहां फिर रोकेगा। वहां रोकेगा तो ब्लड में क्या होगा? सॉरी, ब्लड का क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फ्लो रुकेगा। तो ये है सेरेब्रल एम्बोलिज्म। यदि क्लॉट ब्रेक होकर के ट्रेवल करने लगे तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। इस्कीमिया। इस्कीमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? थ्रोम्बोसिस की वजह से हो रही है, एम्बोलिज्म की वजह से हो रही है, और इस्कीमिया की वजह से हमारा स्ट्रोक होता है। वेस्कुलर कंप्रेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे जो ब्लड वेसल है वो कंप्रेस हो जाएंगे, कहीं दबी हुई होंगी, तो उससे भी क्या होगा? फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। वेस्कुलर स्पाज्म। वेस्कुलर स्पाज्म क्या है कि हमारे ब्लड वेसल जो है अकड़ जाएंगी, यानी इलास्टिसिटी इसकी नहीं रहेगी। इलास्टिसिटी नहीं रहेगी तो सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे देखें रिस्क फैक्टर्स। किन किन चीजों से रिस्क है स्ट्रोक होने का? तो पहला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, अथेरोस्क्लेरोसिस, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रोल, प्रीवियस ट्रांजिएंट अटैक, फैमिली हिस्ट्री। समझ में आ रहा होगा आप लोग को? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना। डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस का क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और शुगर के लेवल बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड वेसल डैमेज होते हैं, और डैमेज होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। और प्लेटलेट्स आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस होने की चांसेस रहती है, ब्लॉकेज होने की चांसेस रहती है। सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से हमारे ब्लड वेसल में क्या होती है? स्पाज्म हो जाती है, यानी कि थोड़ा स्टिफनेस हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कॉज करेंगे किसको? स्ट्रोक को। ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी क्या होता है? कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है ओबेसिटी में, फैट का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि मान लो आप ये ब्लड वेसल है तो इसके जो लाइनिंग है इसमें क्या होने लगेगा? यहाँ पे मोटापा होने लगेगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगेगा, और डिपोजिशन होने की वजह से क्या होगी? हमारे ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी से क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ते हैं। प्रीवियस ट्रांजिएंट अटैक। यदि किसी को पहले भी स्ट्रोक का अटैक आया है तो आगे भी चांसेस हैं कि हो जाए। फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी की फैमिली में किसी को स्ट्रोक है तो उसके आने वाले जनरेशन में भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि हमारी जो स्ट्रोक है, हमारी स्ट्रोक यानी कि जो स्ट्रोक डिजीज है, ये कैसे कैसे बॉडी में होती है, स्प्रेड होती है, कैसे होती है हमारे बॉडी में, इसको समझते हैं। क्लियर विजिबल तो नहीं है पर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। क्या है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग और थ्रोम्बस। जो हमारे थ्रोम्बस है उसके वजह से क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे सेरेब्रल ब्लड वेसल में,
हमारी ब्रेन के ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावटें आएंगी, ब्लॉकेज होगा, किसकी वजह से? थ्रोम्बस की वजह से, और भी जो रीजन्स थे मैंने बताया उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हमारे क्या होगी? ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगी तो टिश्यू को ब्लड कम मिलेगा। टिश्यू मिलने का सॉरी कम ब्लड मिलने के मतलब क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी कम मिलेंगे। तो ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो CO2 का लेवल ज़्यादा होगा। CO2 का लेवल हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि 38 ATP बनता है, यानी एनर्जी बनती है 38 ATP, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो कम हो गया और CO2 बढ़ गया। तो CO2 के प्रेजेंस में एक अलग रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें हमारा ATP यानी एनर्जी कम बनता है, जैसे कि 2 ATP बनता है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हमारे लैक्टिक एसिड बनेंगे, ठीक। और उसके वजह से और एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनता है, यानी कि एनर्जी भी कम बनती है, तो डिक्रीज ATP, ठीक। और उसके वजह से यदि एनर्जी कम बनी तो हमारे जो नर्व सेल हैं डिपोलराइज नहीं होंगे। डिपोलराइज नहीं होंगे इसका मतलब कि इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या होगा? अब्सेंट ऑफ फंक्शन, यानी नर्व हमारा फंक्शन नहीं कर पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं करेगा तो इन्फेक्शन ऑफ अफेक्टेड ब्रेन एरिया। तो जिस एरिया में हमारा ब्लड का सप्लाई सही से नहीं हो रहा था, जिस एरिया में हमारे नर्व डैमेज हो गए ब्रेन के, उस एरिया में इन्फेक्शन होगा, उस एरिया में डेड होगा हमारा ब्रेन। तो यही हमारा स्ट्रोक कैसे हो रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ये भी देख सकते हैं लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, और ये फिर से वापस साइकिल में हेल्प करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया पैथोफिजियोलॉजी स्ट्रोक हमारे बॉडी में कैसे होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। कैसे पता कर लें हम कि हमें स्ट्रोक ही हो रहा है? कुछ तो साइन आएंगे। जैसे हमारे खांसी होती है तो क्या होता है? बार बार हम स्नीजिंग करते हैं, कफ निकालते हैं, ठीक है, कफ करते हैं। तो वैसे ही हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्ट्रोक के क्या है? इसमें क्या होगा? नंबनेस और वीकनेस ऑफ फेस, आर्म, लेग, ठीक है। तो हमारे जो फेशियल मसल है, आर्म है, इनके सब वीक हो जाएंगे, नंबनेस हो जाएगी। नंबनेस मतलब कि सुन्न हो जाना, यानी उस पे सेंसेशन नहीं होना उस एरिया पे, ठीक है। हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया यानी कि हमारे बॉडी के आधा पार्ट क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा। जैसे हमारा ये बॉडी है मान लो आप, तो ये बॉडी के हमारे आधे इधर के हो सकते हैं या इधर के, कहीं के भी, तो क्या होगा? पैरालाइज हो जाएंगे। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होगी। ट्रबल स्पीकिंग। यार आप नॉर्मली सोचो कि हमारा ब्रेन ही डेड हो रहा है, ब्रेन ही सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो हमारे ब्रेन के जिस एरिया में सही से काम नहीं होगा उस एरिया सॉरी ब्रेन का हमारा जो एरिया जिस चीज को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी हमारा जो ट्रबल स्पीकिंग, हमारे ब्रोकाज एरिया है ब्रेन में, यदि ब्रोकाज एरिया डैमेज होते हैं तो बोलने में हमें दिक्कत होगी, तो ट्रबल इन स्पीकिंग। ओसिपिटल एरिया डैमेज होते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस। लॉस ऑफ बैलेंस, ब्रेन डैमेज हमारा हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन भी खराब होगा, बैलेंस भी खराब होगा, और हेडेक तो नॉर्मली ये होना ही है, ब्रेन ही डेड हो रहा है तो हेडेक नहीं होगा तो क्या होगा। टू रिकॉग्नाइज द वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक, रिमेंबर टू थिंक फास्ट। यदि हमें रिकॉग्नाइज करना है स्ट्रोक को तो उसके ट्रिक है फास्ट। इस शब्द को आप याद रखें और उससे मैच करें कि ये सिम्टम मैच हो रहे हैं नहीं, तो हम मैच यदि होता है तो हम समझ सकते हैं कि स्ट्रोक है किसी पेशेंट को। एफ है, एफ इज फॉर फेस। एफ किसको डिनोट करता है? ये जो हमारा फास्ट में एफ है, ये एफ डिनोट करता है फेस को। हम पेशेंट को बोलेंगे स्माइल करने के लिए और उसके फेसियल फेस को देखेंगे कि ड्रूप हो रहा है या नहीं। यदि ड्रूप हो रहा है तो चांसेस है कि स्ट्रोक है। अगला क्या है? ए इज फॉर आर्म। हम पेशेंट को बोलेंगे अपने आर्म को राइज करो, और ये राइज करेगा तो अपने आप पीछे नीचे की ओर ड्रूप हो जाएगा ये आर्म। तो ये भी है साइंस किसके? ये साइन है स्ट्रोक के। अगला क्या है? एस इज फॉर स्पीच। इसमें पेशेंट को बोलने के लिए बोलेंगे और वो बोलेगा तो सही से बोल नहीं पाएगा, उसको स्लर स्पीच आएगा, ठीक है। टी इज फॉर टाइम। टाइम कहने का क्या मतलब है कि जब से ये सब आप सिम्टम्स देख रहे हैं, जब से आप ये सब साइन देख रहे हैं कैसा हो रहा है, तो कब से देख रहे हैं इस टाइम को हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारा जो भी मेडिकल स्टाफ आएगा, जो भी स्टाफ आया मेडिकल से, जो भी हमने कॉल करके बुलाया मेडिकल स्टाफ को, जो भी मेडिकल पर्सनल आया, उसको हम ये बता सके कि इस टाइम से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे प्रेजेंट और पास्ट में कभी ऐसा हुआ है या नहीं, या प्रेजेंट में जो हुआ है उसको पूछेंगे, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है, एक तो सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड। तो सब्जेक्टिव मेथड में हमें ये दिखाई
ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव मेथड है। पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि ये करो, तो हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव मेथड भी है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, एमआरआई, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या होती है, जैसे कि हमारा एक्सरे होता है वैसा ही एंजियोग्राफी भी है, पर इसमें ब्लड वेसल का एक्सरे करते हैं। ठीक है, एंजियोग्राफी। ईईजी, इको इंसिफेलोग्राफी, इसमें क्या करते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं इससे। जैसे हमारा ईसीजी होता है ना, हार्ट की एक्टिविटी को बताता है, वैसे ही ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी, ये ब्रेन की एक्टिविटी को बताता है। अगला क्या है, पीईटी, पीईटी पोजिट्रॉन इमोशन टोमोग्राफी, ये भी एक्सरे की तरह ही है। ठीक है, मैनेजमेंट, अभी हमने अच्छे से समझा डिजीज कंडीशन को, डिजीज को समझा कि स्ट्रोक क्या है, कैसे हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं, अच्छे से हम समझ लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा स्ट्रोक। अब इसको कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, मैनेजमेंट, उसे पढ़ते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखते हैं, क्या क्या ड्रग्स देंगे। जैसे कि माइल्ड एनाल्जेसिक, पेशेंट को पेन तो होगा ही, तो एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन। स्टेरॉइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे, जैसे कि फेनिटोइन। ठीक, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, जैसे कि वेरापामिल। ओस्मोटिक डायरेटिक्स देंगे, ओस्मोटिक डायरेटिक्स एडिमा में देते हैं, एडिमा यानी स्वेलिंग हो गया, यदि वहाँ पे कहीं स्वेलिंग हो गई, जैसे हेमोरेज में क्या हो रही थी, हमारी हेमोरेजिक स्ट्रोक जो था उसमें ब्लड वेसल रैप्चर हो रही थी, और रैप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे जो एडिमा होगी, जो वहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होगा, उसको निकालने के लिए ओस्मोटिक डायरेटिक्स देते हैं, मैनिटोल देते हैं। ठीक है, एंटी कोगुलेंट्स, एंटी कोगुलेंट्स का काम क्या है, जो क्लॉट बनी है हमारी, उस क्लॉट को डिसोल्व कर देंगे एंटी कोगुलेंट, जैसे कि हिपेरिन और वारफेरिन। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल यानी सर्जरी करके ठीक करेंगे, करेक्ट करेंगे। कैसे है, इवेक्युएशन ऑफ हीमेटोमा, जो भी क्लॉट बनी है उसको सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा कैरोटिडेंट आर्टेरेक्टोमी। इसमें क्या करेंगे कि रिमूवल ऑफ मटेरियल ऑन इनसाइड ऑफ एन आर्टरी, जो हमारे आर्टरी है, कौन सी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, जो कि नेक के पास होती है, यहाँ से हम क्या करेंगे, मटेरियल को रिमूव करेंगे, क्लॉट को रिमूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। जो लास्ट तक बने रहे होंगे उनको तो और अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरी टॉपिक समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसा है या नहीं, आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। और समझ में आ रहा है तो इस चैनल पे बने रहें, अच्छे अच्छे लेक्चर मैं लाता रहूँगा, आप देखते रहें। थैंक यू।